नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बूढ़े माँ बाप का धोखे से सब कुछ छीन कर उन्हें वृद्धाश्रम भेजने वाले बेटे बहू को पिता ने सिखाया ऐसा सबक। नितिन अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपनी पत्नी सीमा को आवाज लगाई और कहा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम जल्दी से मेरा टिफिन तैयार कर दो। अब इतना सुनते ही सीमा जोर जोर से चिल्लाने लगी और रसोई के सारे बर्तनों को पटकने लगी। अब इस पर नितिन को भी गुस्सा आ गया और बोला, जो बात कहनी है साफ साफ क्यों नहीं कहती? क्यों बर्तनों को पटकने से क्या मिलेगा? सीमा बोली, मैं कितने दिनों से आपसे कह रही हूँ कि अपने माँ बाप को गांव का घर और खेत बेचने के लिए राजी करो, लेकिन तुम हो कि सुनते नहीं। तुम्हारी कमाई से तो घर का पूरे महीना काम ही नहीं चल पाता। तुम्हारी जो हर महीने सैलरी मिलती है उसमें से आधा पैसा मकान के किराए में चला जाता है और बाकी बची सैलरी बच्चों की फीस में चली जाती है। शहर का खर्चा है, मैं आखिर करूं तो करूं क्या? इस पर नितिन गुस्सा होते हुए बोला, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही रहा हूं ना, क्या करूं? अपनी किडनी बेच दूं? अरे तुम्हें किडनी बेचने के लिए कौन कह रहा है? बस यही तो कह रही हूं कि तुम अपनी माँ और बाबूजी को खेत और मकान बेचने के लिए राजी कर लो। क्या करेंगे उस पुराने घर का और उस खेत का, जब बेटे बहू ही सुख से नहीं रहेंगे? खुद तो गांव में मजे से रह रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और यहाँ पर बहू बेटे एड़ियां घिस रहे हैं। सीमा चिल्लाते हुए बोली, आखिर मैं माँ बाबू से क्या कहूँ कि आप अपने घर और खेत बेच दीजिए और अपना सारा पैसा मुझे दे दीजिए ताकि मैं शहर में अच्छा सा घर खरीद लूं, मुझे किराए के मकान में रहना ना पड़े। वो मेरे माता पिता का पुश्तैनी घर है। मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं उनसे उनका घर बेचने के लिए कहूँ। मेरी सैलरी से घर का खर्च पूरा नहीं होता और तुम हो कि बिल्कुल भी बचत करना नहीं जानती। फालतू पैसा खर्च करती रहती हो। सहेलियों को देखकर तुम अपने लिए नई नई साड़ियाँ नए नए गहने बनवाती हो, और ऊपर से मैंने कहा था कि इतना महंगा किराए का घर लेने की क्या जरूरत है, कुछ सस्ते घर भी तो मिल सकते थे, लेकिन तुमने नहीं माना। अपने स्टेटस के चक्कर में तुमने जबरदस्ती करके इतना महंगा घर किराए पर ले लिया। पैसों की तंगी हो रही है तो सारा का सारा दोष मुझे दे रही हो। तुम्हारी भी तो गलती है, तुम्हें भी तो कुछ बचत करनी चाहिए। जब तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही हैं तो तुम मेरे माँ बाबूजी को बीच में ला रही हो। उनका खेत बेचने के लिए कह रही हूँ, नितिन बोला। अब इस पर सीमा बुरी तरह से भड़क गई और बोली, जब शादी करके लाए थे तब नहीं दिखा कि मैं कैसे खानदान से हूँ, मेरा स्टेटस क्या है? मेरी किस्मत ही खराब थी कि मेरे पिता की दोस्ती तुम्हारे पिता से थी, जिसकी वजह से मेरी शादी तुमसे हो गई। और मैं साड़ियाँ क्या खरीद लेती हूँ कि तुम्हारी आंखों में चुभने लगती हैं। अरे पत्नी हूँ तुम्हारी, तो खर्च करने का अधिकार बनता है मेरा। इसी तरीके का झगड़ा रोज नितिन और सीमा के बीच हुआ करता था। रोज रोज के झगड़े से नितिन बहुत तंग आ गया। अब उसे भी अपनी पत्नी सीमा की बातें ठीक लगने लगी थी। अगर हमें शांति से रहना है तो माँ बाबू से बात करनी ही होगी। एक दिन तो सीमा ने नितिन को धमकी तक दे दी कि बीवी, बच्चों और उनके माँ बाप में से किसी एक को चुन लो। अगर तुमने अपने माता पिता को चुना तो मैं तुम्हें तलाक देकर
अपने मायके चली जाऊंगी और तुम पर केस कर दूंगी। हर महीने देते रहना मेंटेनेंस। जब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। इस रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर नितिन ने फैसला कर लिया, अगर हमें सुखी रहना है तो मुझे माँ पिता से बात करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मेरा बसा बसाया घर टूट जाएगा। एक दिन नितिन अपनी पत्नी सीमा से बोला, चलो सीमा, तुम्हारे मन की कर ही देता हूँ। मैंने भी अब सोच लिया है, इस तरह से लड़ने और झगड़ने से कोई हल नहीं होने वाला। ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण बच्चों की 15 दिनों के लिए छुट्टी हो गई है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि 10-15 दिनों के लिए गांव माँ और पिताजी के पास चलते हैं और वहीं पे जाकर समय मिलने पर मैं खेत और घर को बेचने की बात भी कर लूँगा। अपने पति के मुंह से ये सब बातें सुनकर जैसे सीमा की तो सारी मंशा पूरी होने जा रही थी। मन ही मन बहुत खुश हुई और जाने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सीमा और उसके पति नितिन अपने दोनों बच्चों के साथ अपने गांव चले गए। 4 साल के बाद नितिन और उसकी पत्नी सीमा अपने दोनों बच्चों के साथ घर आए थे। अपनों को अपनी आंखों के सामने देख मोहन जी और मीरा जी बड़े ही खुश हुए। मीरा जी तो जैसे फूलें नहीं समा रही थी। अपने बेटे को अपने सामने देखकर जल्दी से रसोई गई और उसके लिए उसका मनपसंद नाश्ता तैयार करने लगी। तब तक सीमा भी अपनी सास के पास रसोई में आ गई और कहने लगी, माँ जी आप ये क्या कर रही हो? मेरे होते हुए आप रसोई में काम करेंगी? आप बैठो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मीरा जी ने कहा, बहू इतने लंबे सफर से आई हो, थक गई होगी, आराम कर लो, नाश्ता मैं बना देती हूँ। लेकिन सीमा के मन में तो कुछ और चल रहा था। उसने अपनी सास को एक भी काम करने नहीं दिया और जल्दी सारा नाश्ता खुद ही बना दिया। बहू और बेटों का इतना प्रेम देखकर मोहन जी और मीरा को बड़ी खुशी हुई। वो तो फूले नहीं समा रहे थे, वो आपस में बातें कर रहे थे कि मैंने तो सोचा था कि दिन शहर में जाकर शहर का ही होकर रह जाएगा, हमारे दिए संस्कारों को भूल जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे बच्चे तो हमारे दिए संस्कारों को अपनाए हुए हैं। सभी तरीके से नितिन अपनी माँ और पिताजी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता रहा। हर काम में उनकी मदद करता, उनकी सेवा करता। अपने पिता के साथ रोज खेत पर जाता, खेत का काम मिलजुल कर कराया करता। उधर सीमा अपनी सास की तो इतनी सेवा करती जैसे बहू कम बेटी ज्यादा हो। सारा दिन माजी माजी करके आगे पीछे घूमती रहती, नए नए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती और मीठी मीठी बातों से फुसलाकर उनके सारे गहनों और रुपये पैसों की जानकारी ले रही थी। मीरा जी के छोटे छोटे पोते पोती भी दादा दादी कहकर उनके आगे पीछे उछल कूद करते रहते। इससे सुखद और क्या हो सकता है? मीरा जी मन ही मन सोचने लगी, इतने कष्टों से हमने नितिन को पाला पोसा, आज हमें उसका फल मिल रहा है। हम लोग तो व्यर्थ में ही चिंता कर रहे थे कि शहर में जाकर नितिन बदल गया होगा। अमीर खानदान की बहू से शादी हुई है तो बहू भी घमंडी होगी, पैसे के मोह में वो हमें कुछ भी नहीं समझेगी। लेकिन हमारी बहू साक्षात लक्ष्मी है, अपने माँ पिता से भी बढ़कर हमारी सेवा करती है। हम दोनों पति पत्नी का सम्मान करते। नितिन और सीमा का व्यवहार देखकर आसपास के लोग मोहन जी से कहते, आपको तो बेटा बड़ा ही संस्कार है, शहर में जाकर संस्कार को नहीं भूला, बड़े नसीब वाले हो आप लोग। इतना सुनते ही मोहन जी की छाती चौड़ी हो जाती है और सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। पूरे गांव में सीना तान कर घूमते फिरती
अपने बहू बेटों का इतना प्रेम प्यार देखकर अब मोहन जी और मीरा जी के मन में अपने बहू बेटे के साथ रहने की इच्छा करने लगी। वो भी अपनी बहू और बेटे के साथ जाकर रहना चाहते थे। यही सोचते हुए एक दिन मोहन जी ने अपने बेटे से पूछा, नितिन, शहर में कितने रूम का घर तुमने किराए पर लिया है? नितिन ने कहा, पिताजी 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में तो हमने रसोई बना रखी है, एक में हम सभी रहते हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में दिक्कत होती है तो वे छत पर या फिर बालकनी में बैठकर पढ़ाई करते हैं। मेरी आधी तनख्वाह तो किराए में ही निकल जाती है। बच्चों के स्कूल की फीस का खर्चा, पूरे महीने की तनख्वाह इन्हीं सब चीज़ों में खर्च हो जाती है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचा पाता। अपने बेटे की ये उदास भरी बातें सुनकर मोहन जी को बुरा लगा। उन्होंने कहा, तब तो बेटा बहुत दिक्कत होती होगी। अरे अरे, ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि ना हम गांव के घर को बेच दें और उन पैसों से शहर में एक अच्छा सा खुद का घर खरीद लें, तो कैसा रहेगा? अब जो बात नितिन खुद कहना चाहता था उसके पिता ने खुद बे खुद कह दी। अब यह सुनने के बाद नितिन और सीमा बड़े ही खुश हुए, जैसे उनकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। जब 10 दिनों में तुमने मुझे इतना सुख दिया तो मेरे आगे का बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। बेटे, हम दोनों तुम्हारे साथ ही चलकर शहर में रहेंगे। अब मुझे भी इच्छा होने लगी है कि मैं अपने बेटे और बहू के साथ, अपने पोती पोते के साथ। इतने में मीरा जी भी बोल पड़ी कि अजी, आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं भी कितने दिनों से सोच रही थी कि अपने बहू बेटे के साथ रहने के लिए, लेकिन आपके डर से मैं कुछ नहीं कहती थी। लेकिन अब ज़्यादा देर मत करिए, जल्दी से जल्दी हमें अपने बहू बेटे के साथ रहना है। इसके लिए कुछ करिए। अंत में जाकर निर्णय लिया गया कि इस घर को बेचकर वो शहर में जाकर नया घर खरीद कर रहेंगे। तब नितिन ने कहा, पिताजी, मैं ये सोच रहा था कि शहर में जाने के बाद यहाँ के खेतों को कौन संभालेगा, कौन देखरेख करेगा? तो उससे अच्छा है कि हम खेत को भी बेच देते हैं और कुछ पैसा सेविंग करके रख देते हैं और उन पैसों से छोटा सा कारोबार शुरू कर देते हैं। मोहन जी बोले, बेटा, मेरे हिसाब से ये ज़मीन बेची नहीं चाहिए। मुसीबत में और बुरे समय में यह ज़मीन हमें काम देगी। यह हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। मेरा तो मन नहीं कर रहा, लेकिन चलो, तुम कहते हो तो मैं एक बार इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। अब ये फैसला करने के बाद मोहन जी अपने गांव के एक मित्र प्रताप जी के पास गए और बोले, प्रताप, मैं ये सोच रहा था कि अपनी ज़मीन और घर बेचकर अपने बहू बेटे के साथ शहर चला जाऊं। वहीं पर एक अच्छा सा घर लेकर छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करूं, तो कैसा रहेगा? मोहन जी के मित्र प्रताप जी ने कहा, मोहन, आखिर माँ बाप धन दौलत किसके लिए बनाते हैं? बच्चों के लिए ही। तो घर और खेत को बेचने में कोई बुराई नहीं। जाकर बच्चों के साथ रहो, इसमें भी कोई बुराई ही नहीं है। लेकिन मोहन, आजकल तुम टीवी और अखबार में, मोबाइल में यह देखने और सुनने का मिलता है कि बेटों ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया, कहीं सड़क पर छोड़ दिया, तीर्थ घुमाने के लिए ले गए और वहीं पर छोड़ आए। इतनी सारी खबरें सुनने को मिलती, तो मेरा यही कहना है कि कुछ चीज़ें बचा के रखनी चाहिए। सारी की सारी दौलत अपने बेटे को मत दे दो, क्योंकि तुम आज पूरा सब कुछ बेच दोगे तो आगे चलकर कोई दिक्कत हो गई तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अपने लिए भी कुछ सेविंग करके रख।
बहू बेटों के साथ कोई गलत बात नहीं है और उन्हीं के लिए तो माँ बाप ने कमाया है। सब कुछ सोचने और समझने के बाद मोहन जी और मीरा अपने गांव का पुश्तैनी घर और सारी ज़मीनें बेचकर अपनी बहू और बेटे के साथ नोएडा चली गई और वहीं पर अपना खुद का एक घर खरीदकर रहने लगी। कुछ समय तो ठीक से गुजरा। बहू सीमा का व्यवहार भी ठीक रहा। बेटा भी उसी तरह से माँ बाप से अच्छे से बोलता, बतियाता, सेवा करता, अपने काम पर जाता। लेकिन धीरे धीरे बहू के रवैये में बदलाव आने लगा। सीमा आए दिन अपनी सखियों के साथ शॉपिंग करना, घूमना फिरना, किसी पार्टी में जाना, फालतू के पैसे खर्च करने लगी और अपने पीछे अपनी सास से पूरे घर का काम करवाती। अब बेचारी मीरा जी बच्चों के लिए सुबह टिफिन तैयार करती, सुबह का नाश्ता बनाती, रात को खाना बनाती, दिन भर का काम करती और सीमा अपने मेकअप में व्यस्त रहती। यह सब देखकर मोहन जी को बहुत बुरा लगता और उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम्हारी सास दिन भर काम करते करते थक जाती है और तुम हो कि घूमने फिरने में अपना समय नष्ट करती हो और ऊपर से फिजूल खर्च करती हो। आए दिन बैंक में जाकर पैसे निकालती रहती हो। अरे कुछ मदद अपनी सास की भी कर दिया करो। बेचारी बूढ़ी हो गई है, अब पहले जैसी ताकत नहीं बची उसमें। जीवन भर उसमें काम किया है, अब तो बुढ़ापे में आराम करने ने दो। इतना सुनते ही सीमा ने तुरंत गुस्से में अपने ससुर को जवाब दिया कि आप लोग यहाँ बैठे बैठे रोटियां तोड़ने के लिए आए हैं क्या? अगर इस घर में रहना चाहते हैं तो काम तो करना ही होगा। मेरी मर्जी में जैसे मन वैसे रहूं। बेशर्मी भरा जवाब सुनकर मोहन जी चुप हो गए और कह भी क्या सकते थे। इधर नितिन अपने पिता से कटने लगा, अपनी बीबी और बच्चों में व्यस्त रहने लगा। अब मीरा जी और मोहन जी अकेले हो गए। बेचारे बुढ़ापे में इतना काम करते करते थक जाते। बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से मीरा की तबीयत खराब हो गई। मोहन जी ने अपने बेटे नितिन से कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है, अब वह बहुत कमज़ोर हो चुकी है, उससे बुढ़ापे में काम नहीं किया जाता। क्यों ना हम एक नौकरानी रख लें। अपने पिता की बात सुनते ही नितिन ने कहा, पिताजी, बाकी के पैसे भी अब खत्म होने वाले हैं। नौकरानी को देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो इतने पैसे और नहीं है। रही बात घर के काम की, तो वो सास बहू संभालेंगी। नौकरानी रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। अब मोहन जी पूरी तरह से समझ चुके थे कि गांव में आकर जो व्यवहार हमारे साथ बहू बेटे कर रहे थे, जो मीठी मीठी बातें कर रहे थे, इतना सेवा कर रहे थे, ये क्यों कर रहे थे? उनका असली रूप तो ये है, उन्होंने हमारी संपत्ति को बेचने के लिए हमारे साथ झूठा नाटक किया। हमारी सेवा की इस तरह से कुछ दिन बीते और गर्मी का समय आ गया। दिन के बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई तो नितिन और सीमा अपने बच्चों को लेकर घूमने का प्लान बनाते हैं। सभी तैयारी करके घूमने जाने लगे। बच्चों को जाता देख मीरा जी का मन उदास होने लगा और वो अपने बेटे नितिन से बोली, नितिन, मैंने खाना बना दिया है, खाकर तो जाओ। और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? नितिन ने कहा, माँ, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं तो हमने सोचा कहीं बार घूम आते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। इतना सुनकर मोहन जी बोल पड़ी, तुम्हारी माँ की दवाई कराने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, आज घूमने के लिए और बहू को सोने का हार देने के लिए पैसे हो गए, लेकिन माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं थे, नौकरानी रखने के लिए पैसे नहीं थे। अब भी मोहन जी की बात पूरी हुई नहीं
कि सीमा बीच में कूद पड़ी। पिताजी, अब हम लोगों का खुशी से रहना आपको देखा नहीं जाता। अपने ही बच्चों को नजर लगा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? बहू को इतने कठोर शब्द सुनने के बाद मोहन जी भी चुप हो गई। सीमा और नितिन बच्चों को लेकर गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी में सारा सामान रखने लगे। तभी अचानक नितिन को याद आया कि उसका मोबाइल उसके कमरे में ही छूट गया। उसने कहा, मैं मोबाइल लेकर आता हूँ। वो अपने कमरे के अंदर मोबाइल लाने के लिए गया। तब मीरा जी सोचने लगी, बेटे और बहू बिना खाए पिए घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा खाना पैक कर देती। बेचारी नन्हे नन्हे बच्ची भूखी पेट कब तक रहेंगी। यह सोचकर मीरा जी ने टिफिन में खाना लगाकर मोहन जी को दिया और कहा, इस टिफिन को बहू को दे आओ। बेचारे छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे जा रहे हैं, कब तक भूखे रहेंगे। घर से निकलने से पहले थोड़ा तो कुछ खा लेना चाहिए था। चलो नहीं खाया तो कोई बात नहीं, रास्ते में खा लेंगे। इस पर मोहन जी ने अपनी पत्नी से कहा, और जिस बहू को तुम खाना भिजवा रही हो, उस बहू ने अपने माँ बाप सम्मान ससुर से कितनी बेशर्मी से बात की, यह तुमने नहीं देखा? मेरा तो मन नहीं करता उनको खाना देने का। अगर तुम्हें देना है तो जाकर तुम ही दे आओ। और वैसे भी मैं भूखा नहीं रहने वाली, रास्ते में कुछ खरीद कर खा लेंगे। जब वो घूमने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे क्या? लेकिन फिर भी ना चाहते हुए मोहन जी टिफिन लेकर अपने बेटी को देने के लिए उसके कमरे में गए। जैसे ही कमरे के बाहर पहुंचे, उन्होंने सुना सामने से नितिन फोन पर अपने दोस्त से बातें कर रहा था। अरे यार, क्या करें, मेरे घर में आए दिन झगड़ा हो रहा है। सीमा माँ बाबूजी को लेकर बड़ी ही परेशान है। वो कहती है कि अपनी माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम में छोड़ दो। अब धीरे धीरे उनसे काम नहीं हो रहा, उनकी दवाई में फिजूल के खर्चे होंगे। सीमा वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए कह रही थी। अरे यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वृद्धाश्रम में छोड़ दूं? अरे तुम चिंता ना करो, यहाँ आश्रम में अच्छी व्यवस्था होती है, वहाँ पर वे दोनों खुश रहेंगे। तुम चिंता ना करो, भाभी से मेरी बात हो गई है। मैं सारी चीज़ें पता लगाकर सब व्यवस्था करके तुम्हें फ़ोन करके बताता हूँ। पहले तुम अपने वीकेंड से वापस लौट कर आओ, नितिन के दोस्त ने कहा, जो मोहन जी को साफ सुनाई दे रहा था। उसके बाद नितिन ने कहा, ठीक है, अब तुम्हारी सारी व्यवस्था कर देना। वीकेंड से वापस आने के बाद इस बारे में सोचूंगा माँ और बाबूजी का क्या करना है। अपने बेटे की यह बात सुनकर मोहन जी की जैसे जान ही निकल गई। उन्होंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनकी बहू और बेटा इनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। उनके बहू बेटे उनका पैसों को हत्या कर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। जब बेटा फोन पर बातें करके कमरे से बाहर निकला, मोहन जी ने उसे टिफिन थमाते हुए कहा, बेटा, तेरी माँ ने तेरे लिए टिफिन बनाया है, अच्छे से खा लेना, और वापस आने के बाद सारी बातें बैठकर ही की जाएगी। लेकिन नितिन को अपने पिता की बातें समझ में नहीं आई और बोला, पिताजी क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, और सामने से हटिए, हमें जाने के लिए देरी हो रही है। नितिन टिफिन लेकर गाड़ी में जाकर बैठ गया और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चला गया। मोहन जी के मन में तो वो सारी बातें गूंज रही थी और निठार से आकर कुर्सी पर बैठ गए। मीरा अपने पति को इतने उदास देखकर बोली, अरे बेटी और बहू कुछ ही दिनों के लिए तो बाहर गए हैं, वापस आ जाएंगे, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इस पर मोहन जी तुरंत अपनी पत्नी से कहा,
तुम्हारी आंखों पर तो ममता की पट्टी बंधी हुई है, तुमको साफ साफ देख नहीं पा रही हो। जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा ना, उसे सुनकर तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। मीरा को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, क्या बात है, बताइए तो सही। तुम्हें पता भी है, बहू और बेटी जो बाहर घूमने गए हैं, जब घूमकर आएंगे ना तो हम लोगों को वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। ये सब उन लोगों की चाल थी। वो तो सिर्फ हमारी सेवा इसलिए कर रहे थे ताकि वे हमारा खेत और घर हथिया सके, उसको बेचकर शहर की ऐश आराम से रह सके, अपना खुद का घर खरीद सके। उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया है। उन्होंने तो दुश्मनों से बढ़कर हमारे साथ किया है। यह सुनने के बाद मीरा जी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और तुरंत सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी, अपनी परवरिश को पोसने लगी। तब मोहन जी ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, भाग्यवान, तुम चुप हो जाओ। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे जो मैं करूंगा तुम देखना। एक हफ्ते बाद नितिन और नितिन की पत्नी सीमा अपनी छुट्टियां मनाकर बच्चों के साथ वापस घर आई। जैसे ही घर का दरवाजा खुला तो घर पर 4-5 लड़कियों को अपनी बालकनी और घर में टहलते हुए देखा तो सीमा बड़ा परेशान होकर नितिन से बोली, अरे नितिन, ये देखो घर में ये लड़कियां क्या कर रही हैं। नितिन भी यह देखकर चौंक गया। उसने उन लड़कियों में से एक लड़की से पूछा कि आप लोग मेरे घर में कहाँ से आई और मेरे घर में क्या कर रही हो? किसी ने आपको रोका नहीं? और माँ बाबूजी कहाँ है? उस लड़की ने कहा, भैया, हम लोग यहाँ पर किराए पर रहने आए हैं। पास में ही हम सबका कॉलेज है। दादाजी ने यहाँ कमरा हमें किराए पर दिया है। यह सुनते ही नितिन आग बबूला हो गया और अपने पिता को जोर जोर से पुकारने लगा। घर के अंदर से मोहन जी आते हैं और बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? इतने में सीमा ने कहा, बाबूजी, आपको शर्म नहीं आती? हमसे बिना पूछे आपने घर को किराए पर दे दिया। आपकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? मोहन जी ने तुरंत जवाब दिया, बहू, पहले तो तुम तमीज से बात करो, और जो ये घर घर लगा रखा है, यह घर तुम्हारा नहीं मेरा है। नितिन ने कहा, अरे ऐसी कैसी, ये घर तो मेरे नाम है, और आज आप लोगों ने जो हरकत की है ना, इसके लिए मैं आप लोगों को इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा और वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ दूंगा। मोहन जी तुरंत बोले, अरे तुम क्या मुझे वृद्धाश्रम छोड़ोगे? निकलोगे तुम लोग इस घर से? सीमा ने कहा, बाबूजी, आप भूल रहे हैं, यह घर हमारा है, हमने खरीदा है। मोहन जी हंसते हुए बोले कि बहू, तुम शायद भूल रही हो, जब यह घर खरीदा जा रहा था तो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, टैक्स बचाने के चक्कर में महिला सीनियर सिटीजन के नाम पर रजिस्टर करवाई गई थी। वो तुम्हारे माँ के नाम है। ये घर माँ के नाम खरीदा गया है। अपने पिता की बातें सुनकर दोनों बहू बेटे हक्के बक्के रह गए। अंदर से मीरा जी भी निकल आई और तुरंत नितिन को एक थप्पड़ जड़ते हुए बोली, अरे तुझ जैसी औलाद से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। अपना भला चाहते हो तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से चलती बनो। तुम जैसे नालायक बेटे की हमें कोई ज़रूरत नहीं। जिस तरह से किराए का कमरा लेकर रह रहे थे, उसी तरह से किराए का कमरा लेकर रहो। अपना सब कुछ बेचकर हम लोग तुम्हारे भरोसे यहाँ आ गए। पर नालायक, अपनी पत्नी के मुंह में आकर अपने माँ बाप को धमकी दे रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? स्टोर रूम में तुम्हारा सारा सामान पड़ा है, और जाओ उठाकर यहाँ से चलती बनो। अब सीमा और नितिन अपने बच्चों सहित
अपने सारे सामान को लेकर वहां से चली गई। जो बेटी कल तक अपनी माँ बाप को उनकी जायदाद से, उनके घर से बेदखल करना चाहता था, आज वही बेटा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया। दोस्तों, जिस तरह का व्यवहार उन्होंने अपने माता पिता से किया, वैसा ही उन्हें मिला। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।